नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना आर.एस. कुमावत और आपके लिए लेके आया हूँ 2017 में जो रीट पेपर हुआ था। इससे पहले के अपन ने 20% हल कर लिए हैं, बाकी के 20% या बाकी का टेस्ट हम आज कर रहे हैं। देखिए तो इसमें जो 111वां प्रश्न है अपना, जो फर्स्ट प्रश्न कहेंगे जिसे, वो प्रश्न अगर आप देखेंगे तो उसमें कहा है कि लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी। यानी कि जब लंदन में वीर विनायक दामोदर थे वो सावरकर, उनके आगे के अध्ययन की व्यवस्था किस सेनानी ने की थी। यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, या सुभाष चंद्र बोस ने की थी, या रास बिहारी बोस ने की थी, या कि मोहन सिंह ने की थी। तो जो इसका राइट आंसर माना गया था उस समय वो था श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो ये जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, इन्होंने वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए लंदन में छात्रवृत्ति की व्यवस्था की थी। इसी के बाद देखिए अपना सरल सा प्रश्न आता है, जो कि इस टॉपिक से एक न एक प्रश्न आना ही होता है हर बार, जो 16 महाजनपद हैं उनकी राजधानियों से संबंधित। तो इस बार प्रश्न आया था कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी, यानी कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी। तो ऑप्शन 1 था चंपा, ऑप्शन 2 था विराटनगर, ऑप्शन 3 था कुशीनानारा और गोकुलपुरा। ये चार अपने पास ऑप्शन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो था प्रिय साथियों विराटनगर। विराट का वर्तमान नाम बेराट भी है, जो प्राचीन समय में इसका नाम था बेराट, वो भी इसी का नाम है। विराट कह दो या बेराट कह दो। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट प्रश्न। तो इसके बाद में अपना नेक्स्ट प्रश्न जो चलता है वो है कि पेंगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ है। तो अपने पास ऑप्शन थे उस वक्त पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 भारत, ऑप्शन नंबर 3 म्यांमार और ऑप्शन नंबर 4 था चीन। तो आप भी सोचिए कि ये मंदिर कहाँ हो सकता है, फिर मैं इसका आपको राइट आंसर बताता हूँ। हाँ, तो जो इसका राइट आंसर था वो था सी, यानी कि म्यांमार में है ये आनंद मंदिर। तो इसी के साथ देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न कि तराइन का युद्ध किसने जीता था। यानी कि ब्रेक में अपने को ये दिया गया है कि 1191, इसका मतलब ये है कि ये प्रथम युद्ध की बात कर रहा है। साथियों मैं आपको एक तो ये बता दूं कि जो तराइन का युद्ध है बेहद इम्पोर्टेंट है। कई बार फर्स्ट पूछ लिया जाता है, कई बार सेकंड पूछ लिया जाता है, कौन कौन जीता था या किसकी तरफ कौन था। इस तरह के बेहद प्रश्न इस युद्ध से आते रहते हैं। या तो आपको ऑप्शन में ये दिया जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध, इस बार ऐसा न देकर ब्रैकेट में 1191 लिख दिया, तो इसका मतलब ये फर्स्ट युद्ध की बात कर रहा है। पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये किस किस के बीच में हुआ था। तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो इसलिए मुख्य रूप से ये दोनों ऑप्शन तो कट जाते हैं जो ए में और डी में दे रखा है। तो एक बार प्रश्न हल करते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो किसने जीता। तो आप भी इसका राइट आंसर सोच लीजिएगा। तो जो इसका प्रथम युद्ध जीता था वो पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, जो 1191 में हुआ था। तो आपको मैं इसके बारे में बता दूं कि जो है ये प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। और इसका तराइन का अगर इस बार ये पूछ लिया जाए कि तराइन का द्वितीय युद्ध या 1192 में किसने जीता था, तो वो मोहम्मद गौरी जीतेगा। इसके बाद में अपना नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृति धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो एक है गिद्ध, दूसरा है कालबेलिया, तीसरा है भवाई और 4 नंबर ऑप्शन था कच्छी घोड़ी। तो इसका भी आप आंसर सोच लीजिए आपके हिसाब से क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था कालबेलिया। इसको काफ़ी मात्रा में प्रसिद्ध किया गया है और इसको यूनेस्को की बुक में शामिल भी किया गया है। इसी तरह के प्रश्न किलों संबंधित भी आते रहते हैं कि कौन सा किला राष्ट्रीय धरोहर बुक में शामिल है या नहीं, तो आप वो भी याद रखिएगा। बेहद ही सरल ही नेक्स्ट प्रश्न, इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न और बहुत सरल प्रश्न आया था, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मीराबाई के पति का क्या नाम था। देखिए साथियों, बेहद इम्पोर्टेंट
मतलब एक नंबर जो जितने नंबर का है प्रश्न वो ही है, लेकिन देखिए सरल कितना है प्रश्न। तो इस तरह के बहुत से सरल सरल, लेकिन ये भी हर किसी का सही नहीं हुआ था। तो मीराबाई के पति का नाम पूछा गया था। ऑप्शन 1 था भोजराज, ऑप्शन 2 था रतन सिंह, ऑप्शन 3 था नरपति और ऑप्शन 4 था संग्राम सिंह। तो फिर ये साथियों जो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से वो भी सोच लीजिएगा। तो इस बार अगर 2017 में मीराबाई से संबंधित कोई प्रश्न आए तो आपको मीराबाई से जुड़े हुए सभी प्रश्नों का सही आंसर पता होना चाहिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कौन से मंदिर या किस मूर्ति में समा गई थी, किसकी भक्त थी, उनके ससुर का नाम क्या था, पिता के नाम क्या था, पति का नाम क्या था। हर तरीके के प्रश्न आपको याद होने चाहिए। इस तरह क्या है कि अपने को यहाँ से पता चल जाता है कि इस टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भोजराज। आगे का अपने नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चित्र शैली, सॉरी 117 वाला प्रश्न देखिए कि चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है। यानी ये कहना चाहते हैं कि जो बनी ठनी शैली है वो किससे संबंधित है, यानी किससे संबंधित हैं। तो ऑप्शन अपने को 4 दिए गए हैं कि सतवंत प्रसाद, नागरीदास, मृगावती और शिव पार्वती, यानी कि किससे संबंधित हैं। तो ये बनी ठनी जो शैली है वो किशनगढ़ से संबंधित थी। और यहाँ इस बार प्रश्न ये भी आ सकता है कि वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो किशनगढ़ की प्रसिद्ध थी, किशनगढ़ से संबंधित है। और जो अब इसका जो किस राजा से पूछा जा रहा है या किस व्यक्ति से पूछा जा रहा है, तो इसका जो संबंध है प्रिय साथियों वो ऑप्शन बी से होगा, यानी कि नागरीदास से होगा। इसका उत्तर नागरीदास रहा था। अब देखिए कि चूरू जिले में ददरेवा ग्राम से संबंधित हैं, यानी कि जो चूरू जिले में ददरेवा गांव है उसका संबंध किस देवता से है। तो देखिए बाबू जी का है या गोगा जी का है, हड़बू जी का है या देवनारायण जी का है। तो प्रिय साथियों जो चूरू जिले में ददरेवा गांव है, आप भी अपना राइट आंसर सोच लीजिएगा। वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था। तो जो चूरू में स्थित ददरेवा गांव है वो गोगा जी से संबंधित हो गया। और जो इनकी समाधि है, जहाँ पर समाधि बनी हुई है, वो हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी नाम के स्थान पर बनी हुई है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कि खेजड़ी आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था। तो इसके लिए अपने को ज़्यादा मेहनत की भी आवश्यकता नहीं थी। हम शुरुआत से भी पढ़ते आ रहे हैं कि अमृता देवी ने पेड़ों की जान बचाने के लिए, यानी मतलब पेड़ों को कटने से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। और अमृता देवी सहित बहुत से लोग उस दिन शहीद हो गए थे। और इसका राइट आंसर इसलिए अमृता देवी यानी डी ऑप्शन था। आगे देखिए कि पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा है। तो सरल सा प्रश्न था ये कि वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं। थोड़ी सी भाषा घुमाई गई थी, मामूली सी, और प्रश्न तो यही था कि वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है या इसके रचयिता कौन थे। तो यहाँ पर लगभग अपने को कई प्रश्न यानी कि दूर हो जाते हैं, लेकिन शंका रह जाती है, वो रह जाती है सिर्फ 2 ही ऑप्शनों में, या तो एक में बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर डी ऑप्शन था रविंद्रनाथ टैगोर। तो साथियों मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ इसके साथ में कि आगे कभी प्रश्न आ जाए तो वंदे मातरम मतलब कि जिस तरह वंदे मातरम यानी राष्ट्रगान जल्दी जल्दी गाया जाता है, उस तरह ही आराम से रविंद्रनाथ टैगोर बोला जाता है। वंदे मातरम थोड़ा सा ऐसे धीरे धीरे अपने से गाया जा सकता है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी भी उसी तरह से मतलब गाया जाता है, बोला जाता है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हो गया ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है। तो जो ये है जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ और बीकानेर,
मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में ये आराम से गुजरता ही है, लेकिन जो हनुमानगढ़ जिला है ये इसकी सीमा से होकर गुजरता है। पहले इसका उत्तर हनुमानगढ़ माना भी गया था, लेकिन जब इसकी फाइनल कट ऑफ की आई, फाइनल आंसर की आई, तो उसमें इस पर्सन को बोनस दे दिया प्रिय साथियों। जो ये पर्सन था इसको चारों ही उत्तर इसके सही के सही मान लिए गए और इस पर्सन का अपने को बोनस प्राप्त हुआ, इसलिए इसका हमें बोनस मिल गया था। और अगर वैसे देखा जाए तो हनुमानगढ़ उत्तर मानने की स्थिति में उन्होंने ये ऑप्शन दिए थे, लेकिन ये हनुमानगढ़ और गंगानगर की सीमा पर होते हुए गुजर रहा था, इसलिए इसको बोनस में दे दिया गया। आगे है कि निम्न में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो ये जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो अपने को ही पता है कि जयसमंद झील सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, अपने जो जयसमंद झील है वो। इसी के बाद अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विष्णु भक्त कहलाते थे। ये प्रश्न कभी विष्णु भक्त पूछ लिया जाता है, कभी नायनार भक्त पूछ लिया जाता है, मतलब कि शिव के भक्त पूछ लिया जाता है। यानी दो ही भक्ति के प्रमुख थे उस समय, या तो विष्णु के भक्त हुआ करते थे या फिर शिव के भक्त हुआ करते थे। तो जो विष्णु के भक्त हुआ करते थे उनको आलवार कहा जाता था, और जो भगवान शिव के भक्त होते थे उनको नायनार कहा जाता था। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हुआ था वो सी ऑप्शन हुआ था, यानी कि एलवार। इसके लिए साथियों आपको एक ट्रिक बता दूं कि आगे भी आपको काम आ जाए, यानी कि शिव के भक्त पूछ लिए जाएं या विष्णु के भक्त पूछ लिए जाए, तो आप इसकी एक छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा कि अविनाश, अविनाश याद रखिएगा आप। ऐसे क्या होगा कि ऐसे मतलब आलवार, वी से क्या हो गया विष्णु, ये इतनी एक ट्रिक होगी। और आगे है नाश, नाश लिखा हो तो न से नायनार और स से शिव। तो इस तरह से आप अविनाश भाई को याद कर लेना जब भी आपने को विष्णु या शिव के प्रश्न पूछा जाए। तो इससे क्या होता कि ऐसे प्रश्न गलत होने की फिर संभावना नहीं रहती है, अपने को डर नहीं रहता है कि ये सही होगा या गलत होगा। उस समय क्या है कि अपना परीक्षा हॉल में इतना दिमाग पर क्या है कि कंट्रोल नहीं रहता और अपने कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप अविनाश ट्रिक को याद रखिए। आप समझ गए होंगे कि ए का मतलब आलवार है और वी का मतलब विष्णु है, न का मतलब नायनार है और स का मतलब शिव है। तो देखते हैं इसी के साथ इसका आगे वाला प्रश्न कि निम्न में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 जनपदों का उल्लेख हुआ है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जनपदों से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। पीछे भी पूछ लिया गया कि मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी, और उसी जनपदों में से अब आगे का प्रश्न पूछ लिया गया कि सबसे पहले उल्लेख कहाँ होता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन थे अपने पास, अंगुत्तर निकाय या दिव्यावदान या ऋग्वेद या सतुपिटक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रिय साथियों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अंगुत्तर निकाय में सर्वप्रथम इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्राचीन भारत में सर्वप्रथम 16 जनपद महाजनपद थे। इसी के साथ देखिए कि हाँ, ये आप इससे संबंधित अन्य भी आप नदियाँ पढ़ लीजिए। जो नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है। प्रिय साथियों, रावी नदी, सरस्वती नदी, सिंधु नदी, ये जितनी भी 5-7 नदियाँ हैं, 7 नदियाँ हैं लगभग, ये इनके आप प्राचीन नाम जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे हर बार प्रश्न आ ही जाता है। तो जो नदियाँ हैं, ये रावी नदी है, इसका प्राचीन नाम जो पूछा गया था अपने से, इसका जो राइट आंसर उस समय माना गया था वो पुरुषनी नदी माना गया था। इसको प्राचीन समय में पुरुषनी कहते थे, वर्तमान में इसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है। ये देखिए फिर आ गया कि जनपदों से संबंधित प्रश्न कि सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी, यानी कौन सी थी। तो इसके लिए अपने पास 4 ऑप्शन है, मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ या कुरुक्षेत्र। तो जो सूरसेन है उसकी राजधानी ये अपने भरतपुर साइड में जो मथुरा है यहीं पड़ती है, और यही इस प्राचीन समय में इस भाग को सूरसेन कहा जाता था। जो इसका राइट आंसर हुआ वो मथुरा माना गया प्रिय साथियों।
अब देखिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकीकरण से लगभग एकीकरण से हर बार प्रश्न पक्का आता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न देखिएगा कि राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप से इस स्थिति को सामने आया, यानी इन्होंने पूछा परिपूर्ण रूप से, यानी जो वर्तमान में हम राजस्थान देख रहे हैं वो किस दिन अपने सामने आया था। वर्तमान राजस्थान है जो, कई बार नाम से संबंधित प्रश्न आ जाता है, लेकिन इस बार ये प्रश्न है कि राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। भाषा ये होती तो सिंपल हो सकती है, इस भाषा में सिंपल प्रश्न लिखा जा सकता है कि राजस्थान का एकीकरण किस तिथि को पूर्ण हुआ, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा प्रश्न घुमा के कह दिया कि राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में इस तिथि को सामने आया, मतलब किस तिथि को सामने आया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो है नवंबर 1 1956, ऑप्शन 2 है मई 15 1949, और ऑप्शन सी है वो है मार्च 25 1948, और डी है वो है जनवरी 26 1950। तो हर जो इनमें डेट लिखी हुई है वो एकीकरण के 7 चरणों से ही संबंधित हैं। तो जो लास्ट अपना 7वां चरण कंप्लीट हुआ था, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ है। जो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था, और जो लास्ट चरण था वो हुआ था यानी कि 1 नवंबर 1956। तो इसका राइट आंसर था वो 1 नंबर ऑप्शन वाला हो गया है। आगे देखिए कि सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। अब शिक्षण विधियों से कुछ प्रश्न अपने यहाँ प्रारंभ होते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन 1 हो गया माध्यमिक स्तर, ऑप्शन 2 हो गया उच्च माध्यमिक स्तर, ऑप्शन 3 हो गया स्नातक स्तर, और ऑप्शन 4 हो गया सभी। तो इन्होंने ये कहा है कि सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है, यानी कि जो शिक्षण किया जाता है वो हमेशा माध्यमिक स्तर पर ही किया जाता है, बाद में अपने अपने अनुसार से अध्ययन किया जाता है। लेकिन सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण स्तर है वो माध्यमिक स्तर रहा है, और यहीं से इसका शुरुआत की जाती है। इसी के साथ अपना नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनका वर्गीकरण किसने किया था। तो ऑप्शन 1 हो गया जॉन डीवी द्वारा, ऑप्शन 2 हो गया स्मिथ द्वारा, ऑप्शन 3 हो गया BL ब्लूम द्वारा, ऑप्शन 4 हो गया IK डेविस द्वारा। यानी कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, मतलब कि उद्देश्य हैं वो किसके द्वारा निर्धारित किए गए थे। तो प्रिय साथियों, जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे वो BM ब्लूम द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ये अपना सी ऑप्शन इसमें माना गया था। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न कि पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है, यानी कि पाठ्यक्रम के क्षेत्र में क्या शामिल है, यानी विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाहरी क्रियाएं, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रिय साथियों, जो पाठ्यक्रम है यानी वर्तमान का जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें छात्र को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो उसके पाठ्यक्रम को इस तरह से तैयार किया जाता है कि उसके अंदर विद्यालय के अंदर की भी बातें आएँ और बाहर समाज की भी बातें आएँ। इसलिए जो वर्तमान पाठ्यचर्या है, वर्तमान पाठ्यक्रम है अपने को, उसमें विद्यालय के अंदर की जाने वाली गतिविधियां एवं बाहर की जाने वाली गतिविधियां दोनों सम्मिलित होती हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आया वो सी ऑप्शन माना गया था, यानी कि उपयुक्त दोनों ही इसका आंसर आया था। तो इसी के साथ आज का हम पेपर यहीं रोकते हैं, और इसकी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल RS लर्निंग पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करिए, तथा हमारे यहाँ पर इसी तरह हर रोज़ प्रश्न पत्र हल करवाए जाते हैं। तो आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, और किस तरह से प्रश्न आए हैं, किस तरह से उनको हल किया जाता है, या किस तरह से आगे प्रश्न आने की संभावना है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।